राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर लोकसभा में विशेष चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, वंदे मातरम का पुण्य स्मरण सबों का परम सौभाग्य। राष्ट्रगीत ने भारतीय दर्शन को किया पुनर्जीवित। विधानसभा में पक्ष विपक्ष में दिखी गर्माहट। एनडीए ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। सत्ता पक्ष का भी पलटवार। सदन में कल अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्ताव मंजूर। 2450 रुपये प्रति क्विंटल धान का एमएसपी। विकास और जन सरोकार से जुड़े अन्य एजेंडों पर भी मुहर। और हजारीबाग बीसीसीआई के खेल मानचित्र में शामिल। झारखंड और केरल के बीच कूच विहार ट्रॉफी अंडर 19 एलीट ग्रुप का मुकाबला शुरू। क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। संसद में आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के सिलसिले में विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम का पुण्य स्मरण सबों का परम सौभाग्य है। पीएम ने कहा कि राष्ट्रगीत ने भारतीय दर्शन को पुनर्जीवित किया है। वंदे मातरम हमारी महान सांस्कृतिक विरासत का आधुनिक अवतार है। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहां वेद काल से एक बात बार बार हमारे सामने आई है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही वो विचार है जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने वंदे मातरम पर विशेष चर्चा में हिस्सा लिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आत्मा का हिस्सा है। जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं तो वही भावना हमारे दिल में उजागर होती है। जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं तो हमें उस पूरे इतिहास की याद आती है जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास था। उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष, उसका साहस, उसकी नैतिकता, उसका जो बल था कि ब्रिटिश साम्राज्य उसके सामने झुका। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम उस आधुनिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है जिसने भारत के लोगों को एक राजनीतिक और नैतिक आकांक्षा से जोड़ा, जिसने भारत के लोगों को एक साझा नियति के उत्तराधिकारी, एक साझा भविष्य के निर्माता के रूप में देखा। इधर आज संसद में प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि लेबर कोड्स ने सुनिश्चित किया है कि केंद्र सरकार द्वारा तय फ्लोर वेज से नीचे कोई भी राज्य मिनिमम वेज तय नहीं कर सकता। लेबर कोड में यही प्रावधान है। आज तक हर स्टेट अपने अपने मिनिमम वेज तय करते थे और सिनर्जी नहीं थी। हमने 4 लेबर कोड में सुनिश्चित करा है, उसमें सभी को फ्लोर वेज तय करना है। फ्लोर वेज से कोई नीचे नहीं जा सकता। फ्लोर वेज से ऊपर कोई भी स्टेट
अपना वेज तय कर सकता है, ये एश्योर हमने 4 लेबर कोड में सुनिश्चित करा है। इसलिए आज से देश में अभी से 21 नवंबर से लेबर कोड लागू हुआ है। देश में अभी कोई मिनिमम वेज के लिए चिंता नहीं रहेगी, फ्लोर वेज तय होगा और सभी स्टेट को फ्लोर वेज से एवं मिनिमम वेज रखना होगा। इधर राज्यसभा में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उड़ान ड्यूटी समय सीमा संबंधी दिशा निर्देशों से संबंधित प्रश्नों के जवाब में कहा कि विमानन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। They have not flagged this issue. So everything was running normal till then. Suddenly we have observed this on 3rd. Immediately when this was observed, the ministry came into the picture. We have taken over the situation at the airports. We have consulted all the stakeholders, and then you have seen how things have unfolded for those 2 days. Definitely there was a lot of difficulty that has faced by the passengers, and as a closing statement also, let me tell you that we are not taking this situation easily. साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज दोबारा शुरू हुई। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर गर्माहट दिखी। अव्यवस्था के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए सदन में लगभग 7,721 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 7,721 करोड़ 25 लाख रुपए मात्र का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूँ। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण पर माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को 4 बजे अपराह्न तक सभा सचिव को दे सकेंगे। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 9 दिसंबर 2025 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। विधानसभा में भाजपा ने छात्रवृत्ति भुगतान में विलंब और धान खरीद में हो रही देरी पर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पर चर्चा कराने की मांग की। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई और मामला महत्वपूर्ण है। अब बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, एसटी बच्चे, एससी बच्चे, ओबीसी बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं। आज वो अपने फीस को जमा करने के लिए बच्चे होटलों में प्लेट मांज रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कोई बच्चों का स्कूल छूट गया, किसान खेत से धान काट करके ले आए सरकार महोदय, और लेकिन अभी तक कोई सरकार खरीदारी नहीं कर रही है। पिछले बार सरकार ने कहा था 3200 रुपया क्विंटल खरीदारी करेंगे, वो भी नहीं किया और विलंब से किया। अभी तो सरकार किसान बेच रहा है 1500-1600 रुपया धान क्यों ही खुले बाजार में। और इसलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, बाकी कार्य को बंद करके अब इस पर चर्चा कराइए और सरकार से इस पर जवाब यहाँ जनता को चाहिए। सदन के बाहर विधानसभा परिसर में भी एनडीए विधायकों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद किया। इस दौरान भाजपा, आजसू पार्टी और लोजपा के विधायकों ने हाथों में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद नामकुम रांची पार्षद को कर्मिंग/स्टेट एनआईसी के साथ समन्वय स्थापित कर प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन जमा कराने तथा ऑटो वेरिफिकेशन कराने की व्यवस्था विकसित करने
तथा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद NTSA API लिंक के माध्यम से डाटा शेयरिंग किए जाने का परामर्श समिति द्वारा दिया जाता है। इतना कुछ देने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर जैसा चल रहा था वैसा ही यथावत किया। इधर मंत्री सुदीव्य कुमार ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार छात्रवृत्ति भुगतान और धान खरीद को लेकर संवेदनशील है। मैं बड़े स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास की अगली किस्त झारखंड को कब मिलेगी। हमारे फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि झारखंड का केंद्र सरकार पर बकाया 1,36,000 करोड़ जो और बढ़कर ज्यादा बड़ा पैसा हो चुका है वो कब मिलेगा। हमारे इन सवालों के जवाब वो दे दे, बाकी सवालों का जवाब हम लोग जनता को देने को तत्पर हैं। धान खरीद पर मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा के आरोपों को निराधार करार दिया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री अंसारी ने कहा कि सरकार 15 दिसंबर से किसानों से धान खरीदेगी और उन्हें एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। मंत्री मेरे विभाग मेरे पास है, हम करेंगे। हर साल 15 दिसंबर को हम लोग धन अधिप्राप्ति करते हैं और इस बार एक मुश्त हम लोग पेमेंट देने जा रहे हैं। किसान खुश है, अभी धन कटनी खत्म ही नहीं हुआ, हमारे यहाँ धन कटनी अभी चल रहा है अभी, तो इनको कब से किसान चिंता हो गई भाई। झारखंड के जेलों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने सरकार पर निशाना साधा है। राफिया नाज ने कहा कि राज्य की सभी जेलों में चिकित्सा संसाधन बेहद कमजोर है, जिससे महिला बंदियों पर गंभीर असर पड़ रहा है। राज्य में 16,549 से अधिक बंदी हैं, लेकिन कई जेलों में नियमित नर्स और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है। महिलाओं को मासिक धर्म, प्रसव पूर्व देखभाल, दवाइयां और स्वच्छता सामग्री तक नहीं मिल रही है। राफिया नाज ने इसे सरकार की लापरवाही और संवेदनहीनता करार दिया। इधर कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने भाजपा की महिला बंदियों के स्वास्थ्य पर टिप्पणियों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि जेलों की खराब स्थिति के लिए भाजपा का पिछला शासनकाल जिम्मेदार है, जब गृह और अन्य विभागों में नियुक्तियां नहीं हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें 33 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। विभागीय सचिव वंदना डाडेल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को प्रति क्विंटल 2,450 रुपये MSP दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों को अब किस्तों में नहीं बल्कि एक मुश्त धान खरीद की राशि का भुगतान होगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने कई पथ परियोजनाओं और डिग्री कॉलेजों के निर्माण के लिए राशि भी स्वीकृत की। मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में भी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब सालाना 8 लाख रुपए आय वाले अभ्यर्थी को भी इसका लाभ मिलेगा। अभ्यर्थी को अब 1 लाख की बजाय 1.5 लाख रुपए तैयारी के सिलसिले में दिया जाएगा। राज्य कैबिनेट ने साल 2026 के लिए कार्यालयों में अवकाश सूची को भी मंजूरी प्रदान की। मौसम 2025-26 एवं आगामी खरीफ विपणन वर्षों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए झारखंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना की स्वीकृति के संबंध में इसमें जो संशोधन है, इसमें मुख्य रूप से संशोधन इस बात का है कि पूर्व में अलग अलग किश्तों में प्रतिशतवार भुगतान किया जाता था। अब ये एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। 48 घंटे के अंदर, अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण भुगतान किया जाएगा और सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन 48 घंटे के अंदर करना है। विशेष परिस्थिति में कहीं पर अगर टेक्निकल फेलियर होता है इस तरह का, और सभी लैम्प्स पैक्स में जो 2G पॉश मशीन था उसको रिप्लेस किया गया है 4G से, और इसीलिए जो पेमेंट है उसमें तेजी आएगी और वो एक मुश्त किया जाएगा। दर नेक्स्ट ये में है वो खाद्य प्रस्ताव संख्या 24 जो है, धान अधिप्राप्ति हेतु धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को
बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस हेतु कुल रुपए 48 करोड़ 60 लाख रुपए राशि की स्वीकृति के संबंध में, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस दोनों मिला करके 2450 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के कुलपति चंद्रभूषण शर्मा ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को स्वलिखित पुस्तक शिक्षा, समाज और राजनीति भेंट की। कुलपति ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय में संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। धनबाद IIT ISM में 36 घंटे तक चलने वाला स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन शुरू हो गया है। इस हैकाथॉन में देश भर से पहुंचे 160 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान वे 5 प्रमुख समस्याओं पर नवाचारों के माध्यम से तकनीकी समाधान ढूंढेंगे, जिनका मूल्यांकन विशेषज्ञ जजों द्वारा किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ टीम को 1.25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। IIT ISM के प्रोफेसर सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि विद्यार्थियों में तकनीकी दक्षता विकास के उद्देश्य से ये हैकाथॉन महत्वपूर्ण है। इनको हमारे देश के गांव की प्रॉब्लम हो, चाहे शिक्षा की प्रॉब्लम हो, चाहे कृषि की प्रॉब्लम हो, उस तरह की प्रॉब्लम दी गई है ताकि समाज के लिए, देश के लिए, मिनिस्ट्री के लिए ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देश को आगे। PM सूर्य घर योजना ने देश की ऊर्जा तस्वीर बदलने की राह पकड़ ली है। अब तक 23,09,000 घरों में रूफटॉप सोलर लग चुके हैं, जो 7 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। तेजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत की कुल सौर क्षमता अब 129 गीगावाट पर पहुंच चुकी है। गैर जीवाश्म ऊर्जा भी अक्टूबर 2025 तक 259 गीगावाट को पार कर चुकी है, जिससे देश का ग्रीन एनर्जी लक्ष्य और करीब दिखाई दे रहा है। शराब घोटाला मामले में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची में व्यवसायी श्रवण जालान के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी निलंबित IAS विनय चौबे से जुड़े शराब घोटाला के अनुसंधान के सिलसिले में हुई। ACB को इनपुट मिले थे कि विनय चौबे ने अपनी अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा श्रवण जालान के माध्यम से विभिन्न जगहों पर इन्वेस्ट किया है। ACB ने छापेमारी के क्रम में दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को खंगाला। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर रांची स्थित रिम्स परिसर और आसपास के क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। आज भी ये अभियान जारी रहा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। पिछले दिनों रिम्स संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के जजों ने एक निर्देश जारी किया, जिसके तहत रिम्स परिसर के तमाम अतिक्रमण को मुक्त कराने की कवायद जारी है। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों से रिम्स परिसर में और रिम्स के अधिकार क्षेत्र में आने वाली जो ज़मीन है उसको पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। और निर्देश प्राप्त होने के तुरंत बाद सबसे पहले रिम्स गेट से ट्रामा सेंटर तक जितने भी अस्थायी रूप से दुकान लगाए जाते थे, उन दुकानदारों ने स्वतः खुद से अपने दुकानों को हटाया। उसके बाद चांडिल स्कूल मैदान की बात करें या फिर DIG ग्राउंड की बात करें या फिर इसके अलावे जो अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जो कि रिम्स के अंतर्गत आते हैं, उनको लगातार अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास जारी है। आप देख सकते हैं कि अभी भी हम जहां हैं वो बरियातू का क्षेत्र है और ये रिम्स परिसर के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे किस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, खास करके यहाँ पे मिट्टी से झोपड़ी बनाई गई थी और कई झोपड़ियों को जमींदोज कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। आपको इसके अलावा बता दें कि प्रशासनिक महकमा ने जो तैयारी की है, कुल 3 वरीय मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। हजारीबाग के संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में BCCI अंतर्गत कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 एलीट ग्रुप का मुकाबला आज से शुरू हो गया है। मेजबान झारखंड और केरल के बीच स्टेडियम में ये 4 दिवसीय मैच खेला जा रहा है। हजारीबाग का संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम अब BCCI के खेल मानचित्र में शामिल हो गया है। BCCI अंतर्गत कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 एलीट ग्रुप के मुकाबले की मेजबानी के साथ हजारीबाग में क्रिकेट की आज से नए युग की शुरुआत हुई। हजारीबाग जिला क्रिकेट संघ के सचिव बंटी तिवारी ने बताया कि झारखंड और केरल के बीच स्टेडियम में कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 एलीट ग्रुप का 4 दिवसीय मैच खेला जा रहा है। अब क्राउड भी जबरदस्त भीड़ है यहाँ पे बहुत दिनों के बाद,
लगभग 7-8 साल से जो मेहनत हम लोगों ने किया था, आज मैदान इतना अच्छा से तैयार हो गया है और हम लोगों को एक बोर्ड मैच मिला है। और पूरे HDCA, पूरे हजारीबाग जिला क्रिकेट संघ के सभी सदस्यों के लिए, पूरे हजारीबाग वासियों को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। इस बार एक बड़ा सा मैच यहाँ पे हो रहा है। मैच को लेकर प्रशंसकों का उत्साह देखते ही बना। खेल प्रेमी हजारीबाग के अलावा रामगढ़ और कोडरमा से भी मैच देखने पहुंचे। उन्होंने स्टेडियम की प्रशंसा की और आशा जताई कि हजारीबाग को और भी मैच की मेजबानी करने का अवसर मिलेगा। अच्छा ग्राउंड बन रहा है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी दर्शक भी काफ़ी दूर दूर से, गांव देहात भी लोग आए हुए हैं। निश्चित रूप से क्रिकेट की दीवानगी हजारीबाग में साफ दिख रही है। जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी भी इस 4 दिवसीय मैच को सुचारू रूप से संपन्न कराने में सहयोग कर रहे हैं। हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। और अब विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा में आज हेमंत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 7,721 करोड़ 25 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में चालू वित्तीय वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट पर चर्चा और मतदान कल होगा। इससे पहले शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। कार्यवाही शुरू होते ही मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायक वेल में आ गए और धान की बढ़ी हुई MSP और OBC छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने का मामला उठाते हुए सरकार को घेरा। जवाब में सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में आ गए। भाजपा विधायकों के हंगामे की वजह जवाब में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि आज विपक्षी सदस्य OBC के हक की बात कर रहे हैं, जबकि इन्हीं लोगों की वजह से OBC का आरक्षण कम हो गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि चलते सत्र में इन मामलों पर चर्चा की जा सकती है। इसी बीच सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में आ गए। हालात को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही 12 बजे तक लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों ने शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से अपने क्षेत्र और राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से कार्रवाई की मांग की। हालांकि दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी भाजपा विधायक फिर से वेल में आकर हंगामा और नारेबाजी करने लगे। हंगामा और नारेबाजी के बीच ही स्पीकर ने विधायकों से शून्यकाल के प्रश्न लिए। उसके बाद ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर भी चर्चा कराई। इसका प्रभारी मंत्रियों ने जवाब दिया। प्रभारी मंत्री सुदीप कुमार ने राज्य में छात्रवृत्ति वितरण को लेकर चल रहे हंगामे के बीच स्पष्ट किया कि केंद्रांश की विमुक्ति के अभाव में ये हालात पैदा हुए हैं। मंत्री ने छात्रवृत्ति को लेकर हंगामा कर रहे भाजपा विधायकों को चुनौती और कहा कि अगर वे सचमुच विद्यार्थियों की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें राजनीति छोड़कर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए ताकि झारखंड का बकाया मिल सके। इस पूरी कार्यवाही के दौरान भाजपा विधायक सदन के बीच में जाकर प्रदर्शन करते रहे। अंत में 12:45 पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7,721 करोड़ 25 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही कल 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर लोकसभा में विशेष चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, वंदे मातरम का पुण्य स्मरण सबों का परम सौभाग्य। राष्ट्रगीत ने भारतीय दर्शन को किया पुनर्जीवित। विधानसभा में पक्ष विपक्ष में दिखी गर्माहट। एनडीए ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। सत्ता पक्ष का भी पलटवार। सदन में कल अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्ताव मंजूर। 2450 रुपये प्रति क्विंटल धान का MSP। विकास और जन सरोकार से जुड़े अन्य एजेंडों पर भी मुहर। और हजारीबाग BCCI के खेल मानचित्र में शामिल। झारखंड और केरल के बीच कूच विहार ट्रॉफी अंडर 19 एलीट ग्रुप का मुकाबला शुरू। क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह।